गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों में यश। तो जो भी छात्र चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों या फिर यूपी पीसीएस, एसएससी, सीपीएफ, सीपीओसाई, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा फल की यदि तैयारी कर रहे हैं तो वो हमारे चैनल पर आ सकते हैं और शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो बस हमारा उद्देश्य है कि आपका एक विचार, एक स्वतंत्र विचार डेवलप करना। जब कभी भी लेखन की आवश्यकता हो तो आपको बहुत ज़्यादा भ्रमित ना होना पड़े और आप स्वतंत्र तरीके से सही चीज़ों को, जो एग्जामिनर चाहता उस चीज़ को आप वहाँ पर रेखांकित करें, लिखें। तो देखिए, आज हम फिर बात करने वाले एक नए विषय के साथ, जो लिखा है इंसाफ का दिखावा करता पाकिस्तान। ये ऐसा इस लिखा गया है कि दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान की न्यायालय ने लखवी को तकरीबन 15 साल जेल की सज़ा सुनाई है। तो आपको बता दें, ऐसे तमाम तरह के अपराधी हैं जिनका पूरी तरह से संलिप्तता भारत से तार जुड़ा हुआ है। मतलब मुंबई में कहीं बम ब्लास्ट किए हैं, तो कहीं अहमदाबाद में किए हैं, कहीं हैदराबाद में किए हैं, कहीं लखनऊ में किए हैं। पर उनको भी सजा है, पर वो ऐसे ही घूमते हैं, चुनाव लड़ते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं, जिस तरह से बार बार धमकी दिया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा या फिर उनमें वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, कि वो कह रहा है कि यदि आप कोई बड़ा कदम नहीं उठाएंगे तो हम आपको वित्तीय सहायता नहीं कर पाएंगे। इसलिए हो सकता है कि दिखावा कर रहा हो कि कहीं मैं पूरी तरह से इसके द्वारा ब्लॉक ना हो जाऊं, इसी तरह से अपनी साख बचाने के लिए। क्योंकि आपको पता, पूरी दुनिया जानती है इस बात को कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कट्टरपंथियों को जन्म देता है, स्पॉन्सर करता है, धन और अन्य संसाधन मुहैया कराता है। ये पूरी दुनिया जान चुकी है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे, क्या क्या ये दिखावा कर रहा है। और ऐसे लोगों का पाकिस्तान आर्मी और वहाँ की सरकार समर्थन करती है। विगत 30 दिसंबर को पाकिस्तान में एक और हिंदू धार्मिक स्थल का ध्वंस किया गया। यह मामला खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के करक जिले से जुड़ा है, जहां टेरी कस्बे में परमहंस महाराज की समाधि को कट्टरपंथियों ने आग के हवाले कर दिया। इस समाधि का निर्माण पिछली सदी के तीसरे दशक में हुआ था, जिसे 1997 में ढा दिया गया था। फिर 2015 में पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उसका पुनर्निर्माण किया गया। प्रतीत होता है कि समाधि परिसर में कुछ निर्माण कार्य चल रहा था, जो स्थानीय मुस्लिमों और मौलवियों को स्वीकार नहीं था। पाकिस्तानी मीडिया में आई जानकारी के मुताबिक मौलवियों ने भीड़ की समाधि का ध्वंस करने के लिए उकसाया। अब देखिए, यहाँ पे पूरी तरह से आरोप लगाया जा रहा है, और ये कोई अन्य देश की मीडिया नहीं लगा रही है। पाकिस्तान की जो प्रतिष्ठित डॉन समाचार एजेंसी, उसने सीधे सीधे कहा है कि किसी प्रकार का कुछ छोटा सा निर्माण चल रहा था मंदिर का, तो वहाँ के कुछ स्थानीय और मौलवी जुटे, और जो स्थानीय जुटे भी तो मौलवी के ही उकसाने से जुटे, और उसने पूरी तरह से ऐलान कर दिया कि तुम्हारा एक कर्तव्य है, तुम काफिरों को इतना यदि घुसने दिए, इतनी स्वतंत्रता दे दिए, तो कल को ये हमारे यहाँ अधिकार की बात करेंगे। तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा फर्ज है कि तुम काफिरों के धार्मिक स्थल को तोड़ो। ऐसे तमाम तरह की बातें लिखी गई थी, और हमने पिछले वीडियो में भी इसका जिक्र किया है, पूरी तरह से लिखा गया था उसमें। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ऐसे तमाम, अब सोचिए, पाकिस्तान एक ऐसा देश जो बार बार सीज फायर का उल्लंघन करता है, आए दिन हमारे देश के सैनिकों को निशाना बनाता है। मतलब वो इसी फिराक में रहता है कि इनसे गोरिल्ला युद्ध किया जाए, क्योंकि आमने सामने तो दम है नहीं, तो कहीं कहीं आतंकवादी भेजा जाए। चाहे आपने देखे होंगे, कोई एक दो मामला नहीं रहा है दोस्तों, उरी का चाहे मामला रहा हो, ऐसे तमाम तरह के आतंकवादी घटनाएं हमारे देश में घटी हुई हैं, जिनका पूरी तरह से स्पॉन्सर, डायरेक्टर पाकिस्तान ही रहा। किस तरह से हमारे मुंबई शहर को दहला दिया गया, उसका मास्टरमाइंड, स्पॉन्सर, डायरेक्टर पूरी तरह से पाकिस्तान था, पाकिस्तान आर्मी थी, सबको पता है। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश ने मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए 5 जनवरी को आदेश दिया कि समाधि का फिर से निर्माण किया जाए। ठीक है, उन्होंने
उन्होंने कहा कि जिन पुलिसकर्मियों ने यह हादसा होने दिया उनका केवल निलंबन ही पर्याप्त नहीं होगा। अदालत ने अफसोस जताते हुए कहा कि इससे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। अब देखिए, जो पाकिस्तान की न्यायालय संस्था उसने कहा है कि 5 जनवरी के अंदर इस पे कार्य हो जाना चाहिए, और जिन पुलिसकर्मियों के सहयोग या फिर वहाँ पर उपस्थित थे, किसी प्रकार का बचाव नहीं कर पाए या प्रशासन को सूचना नहीं दे पाए, उनका तो हम छोड़ेंगे नहीं, उनका तो पूरी तरह से ही टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है। स्पष्ट है कि पाकिस्तानी न्यायिक एवं राजनीतिक कार्रवाई की मंशा क्षेत्रीय देशों अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष यही दर्शाना कि पाकिस्तान अल्पसंख्यक के लिए महफूज देश है, जहां वे शांतिपूर्ण, सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए अपनी धार्मिक परंपराओं को पालन कर सकते हैं। पाकिस्तान अपनी यह छवि सुधारने का प्रयास इसलिए कर रहा है क्योंकि अल्पसंख्यकों के लगातार उत्पीड़न की खबरों से उसकी प्रतिष्ठा बहुत धूमिल हो गई है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में कभी जबरन हिंदू लड़कियों को उठा लिया जाएगा, उनका मानसिक और शारीरिक रूप से शोषण, उत्पीड़न करके उन्हें उन्हीं के हालात पे छोड़ दिया जाता है या फिर उनका गला दबा के मार दिया जाता है। ये कोई नई घटना नहीं है या फिर ये कोई 1-2 वाली घटना नहीं है। ऐसे तमाम तरह के आरोप लगते रहे हैं पाकिस्तान जैसे देश के ऊपर कि वहाँ पे अल्पसंख्यक किस प्रकार से जी रहा है। अल्पसंख्यक वहाँ पे जानवरों से भी बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं, उन्हें ना ही अधिकार दिया गया है, बस वो जी रहे हैं, और वो अपने यहाँ इसलिए रखे हैं कि उनका वो शोषण कर सकें। ठीक है, आवश्यकता अनुसार, मतलब जो 2 दर्जे की चीज़ें हैं, साफ़ सफाई की, मतलब पैखाना कोई साफ़ करे, कोई नाली साफ़ करे, ठीक है, वो काम कौन करेगा यदि हिंदू नहीं रहेंगे। तो यही काम के लिए एक तरह से कह सकते हैं हिंदुओं को वहाँ पे रखा गया है। तो ये चूँकि गलत है, क्या अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को ये बात नहीं पता है? ऐसे ही बस कमीशन का आप लोग इंटरनेशनल कमीशंस का निर्माण करें, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होने वाला है, पूरी दुनिया जानती है। अब सोचिए, जब 2011 में एबटाबाद में आपके साइंटिस्ट जी पकड़े गए थे जिन्होंने ट्विन टावर को हाईजैक करके प्लेन की मदद से उड़ा दिया था, लादेन जी, तो पाकिस्तान से यदि अमेरिका पूछता तो अब पाकिस्तान कभी नहीं बताता, क्योंकि भैया वहाँ के आर्मी बेस से 2-4 किलोमीटर पे वो बंदा वहाँ पे महफूज कई साल से रह रहा था। सोचिए, ये पूरी तरह से एक तरह से सहयोग, और जिस तरह से वो बसा था वो आर्मी की देन है, वहाँ की सरकार की देन है। कुछ दिन पहले ही सिंध प्रांत में एक हिंदू लड़की का अपहरण कर उसका जबरन इस्लाम में धर्मांतरण कर मुसलमान पुरुष से निकाह करा दिया गया। सोचिए, जबरन। वो महिला क्या सोचती है, किसे चाहती है, वो उस धर्म को स्वीकार करती है कि नहीं, उसका अंतःकरण क्या कहता है, उससे कोई मतलब नहीं। वहाँ का मुसलमान क्या चाहता है वो ज़रूरी है। पाकिस्तानी अदालतें भी अमूमन धर्मांतरण करने वाले काजियों, निकाह करने वाले पुरुषों का ही पक्ष लेती हैं। वहाँ इस निंदा से जुड़े ऐसे कानून भी हैं जो अल्पसंख्यक के जीवन और स्वतंत्रता के लिए बड़ा खतरा है। इस निंदा का मतलब होता है दोस्तों कि यदि आपने ईश्वर की निंदा कर दी तो आपकी क्या होगा उस देश के अनुसार। हमारे यहाँ तो बहुत कुछ हो जाता है पर कुछ नहीं होता है। पर यदि पाकिस्तान में कोई अल्पसंख्यक इस निंदा, वहाँ के इस्लाम के जो भगवान है, पैगंबर हैं, उनकी यदि आपने निंदा कर दी, और स्पेशली वो बिलोंग करता है माइनॉरिटी जो सेक्शन है वहाँ से बिलोंग करता है, तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी जाए, क्योंकि वहाँ पे कानूनी ऐसे हैं। ठीक है। समाधि प्रकरण पर भारत ने आधिकारिक रूप से अपनी चिंता व्यक्त करते हुए पाकिस्तान को यह भी स्मरण कराया कि अल्पसंख्यकों और उनके धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उसका दायित्व है। कूटनीतिक रूप से यह उचित था। वही पाकिस्तान भारत और वैश्विक समुदाय को अपने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का भरोसा दिलाने के बजाय उल्टे अपने अल्पसंख्यकों के प्रति भारत के रवैये पर ही सवाल उठाने लगा। उसने भारत की आपत्ति को खारिज करते हुए समाधि पर हुए हमले के बाद अपनी कार्रवाई का विवरण सामने
रख दिया। हालांकि पाकिस्तान ने इस तथ्य को अनदेखा ही किया कि किसी मामले पर शुरुआती त्वरित कार्रवाई का कहानी का एक पहलू और उसे न्यायिक परिणति तक पहुंचाना एक अलग मसला। मामले को अंजाम तक पहुंचाने में पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत लचर है। जब भारत के जो तमाम तरह के राष्ट्राध्यक्ष हैं, जब उन्होंने जवाब सवाल किया कि भैया ऐसा है कि इस तरह से अल्पसंख्यकों का यदि आपके देश में शोषण चलेगा तो इस बात को पूरी दुनिया के सामने हम लेकर आएंगे और हम अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाएंगे, तो उसे कहना चाहिए था। पर वो इतना शर्मिंदा, मतलब क्या कहते हैं, सॉरी, बेशर्म देश है कि उसने कहा कि अच्छा हमको तुम बताओगे, तुम अपने देश में बताओ वहाँ की अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है। तो मैं पूछना चाहता हूँ हमारे देश के मुसलमानों से, यदि इस प्रकार कोई शत्रु देश यदि हमसे इस प्रकार का प्रश्न करता हो तो ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग ऐसे प्रश्नों का डट कर मुकाबला करें और आप जवाब दें कि हम एक ऐसे लोकतांत्रिक देश में हैं और हम अपने आप को महफूज और सुरक्षित महसूस करते हैं, जहाँ पे हमें तमाम तरह के संवैधानिक अधिकार, न्यायिक अधिकार और धार्मिक आधार प्रदान है। क्या ये अधिकार आप अपने देश के उन तमाम अल्पसंख्यकों को दे सकते हैं जिन्हें ज़रूरत है? और आप लोग गुमराह ना हों, क्योंकि ये लोग बहुत पहले से ही, जो भैया सोचिए, लादेन फलाने ढिकाने जैसे आतंकवादियों को शरण दे रहा है, उसको स्पॉन्सर कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, वो किसी भी देश में कुछ भी कर सकता है। इसीलिए अपने विचारों को किसी दूसरे के विचार में न आने दें। अच्छी बातों का अनुसरण करें, बुरी बातें तो पूरी दुनिया में व्याप्त हैं। 2008 के मुंबई आतंकी हमले को लेकर अपने जिस ढुलमुल रवैये का परिचय दिया, उससे स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान आतंकवाद और हिंसा को गंभीरता से नहीं लेता। अब तमाम तरह की जो जांच आई, जो वीडियो क्लिप रिलीज हुआ, कभी आप देखिएगा, जो कसाब है, कसाब का वहाँ की जो पुलिस है मुंबई की, उन्होंने एक वीडियो जारी किया था, 2-3 वीडियो हैं जहाँ पर उसने पूरी तरह से स्वीकार किया है कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, पाकिस्तान का एक संगठन है, उनके द्वारा मुझे ट्रेनिंग दी गई और बाकायदे बताया गया कि आपको जाके मुंबई में ताज और ओबेरॉय होटल जैसे वहाँ के लोगों को मारना है, वहाँ पे आतंक का माहौल बनाना है, और ऐसा करने के बाद आपको जन्नत नसीब होगा, आपको हूर मिलेंगी, नूर मिलेंगे। ऐसे तमाम तरह के प्रलोभन, बुरे विचार उनके मन में डाल दिए गए, जिसका हम जानते हैं कि कोई मतलब नहीं है, पर लोग मान रहे हैं, क्या किया जाए। जो मुल्ला अल्पसंख्यकों पर इस निंदा का आरोप लगाते हैं, उनके खिलाफ भी यही रवैया अपनाया जाता है। अल्पसंख्यकों पर झूठे आरोपों की समुचित जांच नहीं होती और उन्हें उसी आधार पर सजा दे दी जाती है। उन्हें सालों साल जेल में गुजारने पड़ते हैं। न्यायाधीश भी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष फैसला सुनाने से डरते हैं और अक्सर इन आरोपियों को हिंसक भीड़ का शिकार होना पड़ता है, जबकि असल अपराधी बच निकलते हैं। सोचिए, इक्का दुक्का मामलों में ही कुछ कार्रवाई होती है, जैसे आसिया बीबी नाम की ईसाई महिला पर लगे इस निंदा के झूठे आरोपों पर अंतर्राष्ट्रीय 2 बार है समुदाय का मतलब जो धर्म से रिलेटेड, जो उनका परिवार है, परिवार का मतलब पूरा धर्म हो गया, का ध्यान गया तो पाकिस्तानी एजेंसियों को कुछ दखल लेना पड़ा ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय आलोचना से कुछ बच सकें। अंततः आसिया बीबी को पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया। निर्दोष ठहराए जाने के बावजूद पाकिस्तान में कट्टरपंथियों से उनकी जान को खतरा था। उन्हें परिवार से पाकिस्तान को छोड़कर विदेश जाना पड़ा। तो आप देख सकते हैं, ये वही लोग हैं भैया जो साली अब्दो, बहुत बड़े कार्टूनिस्ट हैं फ्रांस के, जिन्हें दिन दहाड़े गोली इसलिए मार दिया गया कि कार्टून के माध्यम से उन्होंने पैगंबर जी को दर्शाया था, जैसा कि हमारे देश में भी होता है। कुछ हास्यास्पद चित्रों के माध्यम से वो अपने विचारों को आज़ादी देते हैं, विचारों के माध्यम से दर्शाते हैं, पर उनको गोली मार दी है। मतलब इतने भड़के और तड़के कि अरे हमारे पैगंबर साहब को तुम ऐसे क्यों बोल दिए। मतलब पैगंबर साहब ने ये जिम्मेदारी दी है कि भैया तुम लोग हमारी रक्षा करो, क्योंकि हम रक्षा कर नहीं सकते। यही जो दोगलेपन के जो विचार हैं कुछ लोगों के मन में, इन्हीं विचारों को समाप्त करना। और ये कैसे होगा,
जब आप अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे, इन धार्मिक किताबों से भी ऊपर एक समाज है, एक किताब है, एक दुनिया, उसे आप पढ़ाएं। बताएं लोगों को कि साइंस उन्हें क्या दे सकता है, समाज उन्हें क्या दे सकता है। किसी व्यक्ति विशेष के यहाँ बैठ के और बस हिंसा की बातें अमल में लाने से इंसान जानवर और हैवान शैतान ही बन जाता है। परमहंस महाराज की समाधि पर हमले का मामला इकलौता नहीं है, बल्कि ये कई दशकों से पाकिस्तानी समाज में पनपती कट्टरता का ही परिणाम है। पिछली सदी के 90वें दशक में अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ अमेरिकी जंग में पाकिस्तान की सक्रियता के बाद इस कट्टरपंथी मानसिकता में और उबाल आया। वह जिया उल हक का दौर था जिन्होंने देश में और कट्टर इस्लामिक कानून और परंपराओं को बढ़ावा दिया, साथ ही पारंपरिक इस्लामिक तंत्र पर सऊदी अरब जैसे कट्टर तंत्र का और अधिक प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप पाकिस्तान में न केवल अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा बढ़ी, बल्कि शिया सुन्नी संघर्ष और यहाँ तक कि सुन्नियों के ही कुछ वर्गों में तलवार खींचती गई। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान फिलहाल इस प्रचार में लगे हैं कि जहां भारत एक कट्टर देश बनता जा रहा है, वहीं पाकिस्तान उदार बनने की राह पर है। उनका यह दावा सही नहीं और हालिया समाधि प्रकरण पाकिस्तानी समाज की सोच को दर्शाता। तथ्य यही है कि जिस मुल्क की बुनियाद ही धार्मिक आधार पर पड़ी हो, वह दूसरे धर्मों के साथ भेदभाव तो करेगा ही, बल्कि समय के साथ उसकी कट्टरता और बढ़ती जाएगी। यह इतिहास का सबक है। ऐसे में भारत की प्रतिष्ठा पर प्रहार का पाकिस्तानी दाव सफल नहीं हो सकता। भारत ने अपने सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए पाकिस्तान से एकदम अलग आधारशिला रखी है। वह राह भारतीय संविधान के मूलभूत सिद्धांतों में झलकती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत तो यही है कि भारत में सभी धर्म एक समान और किसी के साथ भेदभाव, धार्मिक आधार पर कोई कानूनी या सामाजिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ पाकिस्तान के वहाँ के इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी वर्गों से, क्या वो वहाँ पर ऐसा दे सकते हैं, ऐसी आज़ादियाँ दे सकते हैं अपने न्यायिक विभाग में, अपने वहाँ के संविधान में क्या ये बातें लिख सकते हैं? कभी नहीं लिख सकते। पर हमारे देश में वो है। कहीं भी आप बता दीजिए अगर लिखा हो तो वो अलग बात है। कोई व्यक्ति, मुसलमान भी, ईसाई भी, सिख भी, हिंदू भी, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने अपने विचारों में एक दूसरे से घृणा रखते हैं, वो अलग चीज़ है। पर दोस्तों, हमारी किताबों में कहीं भी राष्ट्रीय स्तर पर ये बातें नहीं लिखी हैं, चाहे राज्य स्तर पर। ये बातें क्या पाकिस्तान एक्सेप्ट कर सकता है? या कई मुस्लिम देश हैं जहाँ पे अच्छे खासे अन्य धर्म के लोग भी हैं, क्या वो ये आज़ादी दिया है? नहीं दे सकते हैं। उन्हें डर है कि हम ख़त्म हो जाएंगे। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान में सभी धर्मों सामाजिक समूहों के प्रति समानता का भाव ही झलकता है। जो नेता संकीर्ण हितों के लिए इन सिद्धांतों को तिलांजलि देने की सोच, उन्हें पाकिस्तान की नीति हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।